आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस खबर की बात करेंगे सबसे पहले जो लगभग पिछले 24 घंटे में पॉलिटिकल सर्कल्स में ट्रेंड कर रही है और अभी तक इस गुत्थी का सही जवाब मिला नहीं है। ये खबर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। कल रात इसी बुलेटिन में यानी ब्लैक एंड व्हाइट में हमने ये न्यूज ब्रेक की थी और तब से लेकर अब तक कयास तो बहुत लग चुके, लेकिन सही जवाब नहीं मिला कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अचानक से चलते हुए सत्र में इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई। 23 जुलाई का वाइस प्रेसिडेंट का जयपुर का दौरा था, 23 जुलाई को जाने वाले थे, फिर रात में इस्तीफा क्यों अचानक दे दिया। क्या बीमारी बताकर इस्तीफा देना सिर्फ एक बहाना था? अगर उपराष्ट्रपति बीमार थे तो फिर उन्होंने मॉनसून सत्र की कार्यवाही कैसे चलाई? क्या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप जगदीप धनखड़ से नाराज चल रही थी? क्या धनखड़ की विपक्षी नेताओं के साथ ज्यादा नजदीकी दिख रही थी? क्या जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया? आज की पूरी सियासत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जगदीप धनखड़ के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी उनका करीब 2 साल का कार्यकाल बाकी था। उनके इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अपडेट जान लीजिए कि इस्तीफे के बाद आज क्या क्या हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। गृह मंत्रालय ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हरिवंश जी ने ही आज सुबह 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की। इससे धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। ये समझने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये एक्स पर पोस्ट देखिए। इसमें जो बातें लिखी है उनसे बहुत हद तक घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। जयराम रमेश ने लिखा है कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से JP नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये तमाम बातें जयराम रमेश लिख रहे हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि पूरा विपक्ष लगातार एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहा है कि अचानक इस्तीफा क्यों दिया, दाल में कुछ काला है। ऐसे में जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसमें आगे उन्होंने लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। जाहिर तौर पर जयराम रमेश वैसे तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। इसके लिए आपको पहले जरा राज्यसभा की कल की कार्यवाही देखनी होगी। कल राज्यसभा की कार्यवाही में जो पहला पॉइंट जानिए जिसकी वजह से विवाद हुआ, 11:35, जिसमें खड़गे की तरफ से पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था तो खड़गे ने बोलना शुरू कर दिया। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, इस तरह की बातें उन्होंने एक के बाद एक बोलनी शुरू की। यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन डिटेल्स भी वो खुलकर मांग रहे थे। इस बीच लगातार सरकार की तरफ से इंटरवीन किया जा रहा था, लेकिन धनखड़ ने लीडर ऑफ द हाउस यानी कि JP नड्डा को बोलने का मौका नहीं दिया। इधर से JP नड्डा लगातार अपनी बात रखना चाहते थे, उधर से धनखड़ खड़गे को चुप नहीं करवा पा रहे थे। 4 मिनट बोलने के बाद JP नड्डा को मौका मिला तो फिर से खड़गे और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से शोर करने की कोशिश हुई और इसी के बाद JP नड्डा ने वो बात कही जिसका विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। ये JP नड्डा ने चेयर को नहीं बल्कि विपक्ष के सांसदों को बोला था। पहले ये सुनिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई
going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. लेकिन इस्तीफे की एकमात्र यही वजह तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ इसी वजह से इस्तीफा ले लिया गया हो, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सरकार को असहज के साथ साथ हैरान कर दिया था। सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। कल शाम लगभग समझ लीजिए 4:07 पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने ऐसे प्रस्ताव पर दोनों सदनों में नोटिस दिए जाने से जुड़े नियमों का हवाला दिया। और यही नहीं, जगदीप धनखड़ ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से राज्यसभा में यह भी पूछ लिया कि क्या लोकसभा में भी जस्टिस वर्मा पर महाभियोग वाला यह प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर कानून मंत्री ने जवाब दिया कि लोकसभा स्पीकर को विपक्ष और बीजेपी के सांसदों के नोटिस मिल गए। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद संसद में ही राजनाथ सिंह के ही ऑफिस में शाम को 5 बजे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद बुलाए गए और एक कागज पर उनके दस्तखत लिए गए। तब तक इन सांसदों को पता नहीं था कि ये दस्तखत किस वजह से लिए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के सांसदों ने एक कोरे कागज पर दस्तखत किए थे। बताया जा रहा है कि सरकार को इसकी जानकारी थी नहीं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर सरकार को बताया गया होता तो सत्ता पक्ष के सांसद भी उस प्रस्ताव पर दस्तखत करते। ये सरकार के लिए बड़ा, आप समझ ही रहे किस तरह से बातें सामने आई, एम्बैरेसमेंट था। इसीलिए बताया जा रहा है कि बीएससी की बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू दोनों ही नहीं पहुंचे, क्योंकि तब तक बीजेपी के सीनियर नेताओं को ये सारी जानकारियां दी जा चुकी थी और उसके बहुत तुरंत आनन फानन में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ। अब धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा मचा है, विपक्ष इसे अपनी तरह से ट्विस्ट कर रहा है। सत्ता पक्ष उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे की खबर पर अड़ा हुआ है। देखिए, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। पिक्चर उतनी भी क्लियर नहीं जितनी बताने का प्रयास हो रहा है। बहुत सारी परतें हैं जो कि खुलेंगी आने वाले दिनों में। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। उपराष्ट्रपति देश का सेकंड सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पद पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसकी नियुक्ति होती है हो जाए, उसके बाद ही किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित होगा। कुछ समय बाद जरूर सच्चाई सामने आएगी कि किस कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और एकदम से अचानक से इस्तीफा देना हर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चीज अंदर गलत चल रही है और जल्दी उस चीज के सामने आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आने वाले समय में और भी इस्तीफे हो जाएं। अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। सरकार की तबीयत में प्रॉब्लम ये है तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाति मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं,
किसी को अगले पल का पता है, डॉक्टर ने बोला वो टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं स्वास्थ्य की वजह से, तो उस बात को छोड़ देना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज वक्त है इस बात का कि धनखड़ साहब जब भी वहां बैठे, उन्होंने प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसा वातावरण बने ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए। हेल्थ का ग्राउंड में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। हमको जो है उनका फेस वैल्यू जो है, उसका कंटेंट्स का जो फेस वैल्यू है, उसको लेके चलेंगे। मन में हमारे भी सवाल हैं और केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि क्या हेल्थ एक कारण है या उनको किसी तरीके से उन पे के ऊपर कार्रवाई की मांग हुई या कुछ हुआ है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। जगदीप धनखड़ का ये पूरा कार्यकाल विवादों से भरा हुआ भी रहा है, खासतौर पर उनके निशाने पर न्यायपालिका भी रही। इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनके निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार हुआ करती थी। लगातार उनकी ममता बनर्जी से विवाद की खबरें आती थी। वो उपराष्ट्रपति बने तो ये कहा गया कि ममता बनर्जी से भिड़ने का इनाम दिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विपक्ष ने कई बार उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का खुला आरोप लगाया, उन्हें पक्षपाती सभापति कहा। 2023 में धनखड़ ने किसान आंदोलन पर कहा था कि ये सड़क पर बैठकर देश को बदनाम कर रहे हैं और ये असली किसान नहीं है। इस पर किसान संगठनों ने आपत्ति जताई थी। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब दिसंबर 2023 में, जो पिछली सरकार के आखिरी शीतकालीन सत्र में 141 सांसदों का निलंबन हुआ था, इनमें धनखड़ ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित किए थे, 34। निलंबन के विरोध में जब विपक्षी सांसद धरना दे रहे थे तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ की नकल की थी। वो अलग अलग पोज देकर धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे। वहां राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। अगले दिन धनखड़ ने इसे अपनी जाट पहचान और किसान पृष्ठभूमि का मुद्दा बना दिया था। देखिए कैसे कल्याण बनर्जी ने 2023 में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और वीडियो बनाया जा रहा था। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. Point of order, sir. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. तो ये वो हिस्सा है जब कल्याण बनर्जी नकल कर रहे थे, शारीरिक रूप से मजाक उड़ा रहे थे, वो शारीरिक रूप से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। इसके बाद इसी रीढ़ की हड्डी पर सदन में जबरदस्त जवाब दिया था जगदीप धनखड़ ने। लेकिन अब सवाल ये आपको दिखाएंगे हम कुछ ही देर में कि उन्होंने क्या कहा था। रीढ़ की हड्डी का मजाक उड़ाने वाले आज क्यों उनके फैन होकर उनकी तरफ से बातें कर रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। लेकिन अब आगे क्या होगा? पहला सवाल, क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा? तो जवाब है कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? संविधान के मुताबिक यथाशीघ्र चुनाव कराना होगा।
हालांकि संविधान में कोई समय सीमा इसकी तय नहीं की गई है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था, तो क्या नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 27 तक ही होगा? नहीं, नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। कई बार संसद में ऐसे मौके आए जब जगदीप धनखड़ की विपक्षी सांसदों से खूब भिड़ंत हुई। विपक्षी सांसद कुछ कहते तो जगदीप धनखड़ सीधा जवाब देते। कई बार तो ये जवाब तंज और व्यंग से भी आगे बढ़ जाते हैं। हमने उनके कुछ सिलेक्टेड बयानों का आज एक संकलन आपके लिए तैयार किया है, जिसे आपको सुनना चाहिए। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है, कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, you know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद। I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me. आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर संबित भाई, you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always. मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अब पूरी बहस इस बात की हो रही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई तरह के नाम है, बिहार से लेकर केरल तक के नाम चल रहे हैं। इन नामों पर अभी सिर्फ कयास है, बनेगा कौन ये पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी ये हम आपको जरूर बता देते हैं। चुनाव आयोग को अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को सीधे आम लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सांसद चुनते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। फिर इसके बाद राजनीतिक गठबंधन अपने अपने उम्मीदवार का नामांकन भरेंगे। फिर वोटिंग में सारे सांसद वरीयता के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से प्रत्याशियों की रैंकिंग करेंगे और उसके बाद से वोट। देखिए, अब ये देखिए कि जीत के लिए कितने वोट की जरूरत होगी। संसद की मौजूदा ताकत है 782 सांसदों की, तो जीत के लिए जादुई नंबर हुआ 392 वोटों का या इससे ज्यादा वोट। तो 392 ये जादुई आंकड़ा है, इससे ऊपर हो सकता है। अगर कैजुअल वैकेंसी है विच इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन और अदर नेचुरल रीजंस,
तो उस केस में इलेक्शन कमीशन को 6 मंथ्स के अंदर नए इनकम्बेंट को इलेक्ट करके परिणाम दे देना चाहिए। तो इस केस में वो वाला लागू होगा कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी इलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये जो है चुनाव दिल्ली में ही हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर इसमें अल्टरनेटली या तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होते हैं, अगर पिछली बार वो रहे हैं तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो वो चुनाव कराते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ही उसमें इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन आमंत्रित करते हैं, ये सब करते हैं। तो मुझे लगता है इसकी प्रक्रिया अधिक से अधिक 1.5 महीने लगता है, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह सब शामिल है। एक और कन्फ्यूजन है लोगों के बीच, जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव 5 साल के लिए ही होगा, अगले 5 साल के लिए, या बचे हुए टर्म के लिए? चुनाव जब भी होगा तब 5 साल के लिए ही होगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी के समय चुनाव हो, चाहे वो नियमित वैकेंसी के समय चुनाव हो।